नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अर्थ इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि दोस्तों हमने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम एक ज्योग्राफी से संबंधित ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज से प्रारंभ हो गई है। आपका इंतजार आज खत्म हो गया है। तो नियमित रूप से ज्योग्राफी की क्लासें YouTube पर रोजाना डेली शाम को 8 बजे अपलोड की जाएंगी, तो दोस्तों देखना ना भूलें। और सबसे पहले बात मैं आपको ये बता देता हूं कि जो पूरी ज्योग्राफी है ये तुम्हारे पूरे एनसीईआरटी के सार के आधार पर पढ़ाई जाएगी, जिसमें आपकी यूपीएससी से लेकर के सेंट्रल लेवल की जितनी भी छोटी भर्तियां हैं उनमें सभी में यह बेहतरीन साबित होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को यहाँ कंटेंट जो दिया जाएगा, वैसे ज्योग्राफी कई भागों में विभाजित है, जैसे आप लोगों की वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर आपकी फिजिकल ज्योग्राफी या फिर आपका भारत का भूगोल। तो आज से हमारी जो क्लासें स्टार्ट होने वाली हैं वो मित्रों आपके भारत के भूगोल से प्रारंभ होने वाली हैं, और बिल्कुल पहले ही टॉपिक से आपकी सारी क्लासें अपलोड की जाएंगी शाम को 8 बजे डेली। तो देखिए दोस्तों, भारत का भूगोल और भारत के भूगोल का जो पहला टॉपिक है वो है आपका स्थिति एवं विस्तार। भारत की स्थिति एवं विस्तार ये आपका पहला टॉपिक है। ये दोस्तों देखिए मेरे मित्रों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा ये होता है कि आप लोग क्लासों को ज्यादातर लंबे टाइम देख सको। और मैं एग्जैक्टली आपसे यह बता सकता हूं कि ये जो आपकी क्लासें हैं आप केवल एक बार देख लो, ध्यान से कहीं अकेली जगह जाकर के, कहीं सुनसान जगह जाकर के आप लोग एक बार अच्छे तरीके से देख लो, और देखने के बाद में लगभग यह कंटेंट आपका 90% कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि नहीं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, हाँ, लेकिन पूरा बताऊंगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होता है। और इतना ध्यान रख लीजिए कि पहली वीडियो देखने के बाद में जब दोबारा आप लोग देखोगे तो दोबारा आप लोग अपने नोट्स बना लें, और नोट्स बनाने के बाद में यह कंटेंट पूरा आपको 100% याद हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम लोग लेकर चलते हैं भारत के भूगोल से, और भारत के भूगोल से जो पहला टॉपिक है वो आपका स्थिति एवं विस्तार है। ये आपके भारत की ज्योग्राफी का पहला ही टॉपिक है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत की स्थिति एवं विस्तार जो आपका टॉपिक है, इसमें सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है भारत की स्थिति। देखिए मेरे मित्रों, सबसे पहला जो बिंदु आता है वो आता है आपका भारत की स्थिति। और भारत की स्थिति को कहां कहां दर्शाया जा सकता है, तो आप लोग देखिए बड़े आराम से। आपका इंतजार खत्म हो गया है इतने दिनों से, जब आप ये क्लासें आप लोग बोल रहे थे कि सर कब से प्रारंभ करेंगे, कब से आपका इंतजार आप आज खत्म हो गया है। तो देखिए दोस्तों, यहां से पहला जो टॉपिक है वो है तुम्हारा स्थिति एवं विस्तार। और जो स्थिति है वो भारत की किन किन संदर्भों के आधार पर दर्शाई जा सकती है दोस्तों। भारत की स्थिति, और भारत की जो स्थिति है वो सबसे पहली जो स्थिति है वो है आपकी विश्व के संदर्भ में। मेरे मित्रों, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति, जैसा कि आपको पता है कि विश्व के संदर्भ में हमारा जो भारत है वो कौन सी दिशा में स्थित है, या फिर भारत विश्व के संदर्भ में कौन से गोलार्ध पे स्थित है, तो वो हमारी विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति हो जाती है। और जो सेकंड स्थिति आती है वो आती है मेरे मित्रों एशिया के संदर्भ। भारत एशिया के संदर्भ में कौन सी दिशा में स्थित है। और तीसरी जो स्थिति आती है वो स्थिति आती है उपमहाद्वीप के आधार पर, यानी सब कॉन्टिनेंट। भारत आपका एक सब कॉन्टिनेंट है, भारत उपमहाद्वीप है जो प्रमुख रूप से एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए मेरे मित्रों, भारत की स्थिति पहली विश्व के संदर्भ में, सेकंड आपकी एशिया के संदर्भ में, और थर्ड आपकी महाद्वीप के उपमहाद्वीप के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं सबसे पहली स्थिति विश्व के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, सबसे पहला विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति। देखिए दोस्तों, विश्व के संदर्भ में देखिए मेरे मित्रों,
आपको यहाँ स्क्रीन पर ये जो दिखाई दे रहा है, यह हमारा वर्ल्ड का मैप है। और यह जो मैप है इसमें आपको ये कॉन्टिनेंट जो दिखाई दे रहे हैं, हमारे 7 महाद्वीप हैं। जैसा कि आपको पता है, यह है नॉर्थ अमेरिका, यह है हमारा साउथ अमेरिका, यह है हमारा यूरोप, यह है अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यह है आपका अंटार्कटिका। ये आपके 7 कॉन्टिनेंट हैं और ये पूरा वर्ल्ड है। और वर्ल्ड का जो मैप है, इसके मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसे आप लोग 0 डिग्री मध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हो। ये आप लोगों की 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। देखिए दोस्तों, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, या फिर आप लोग इसे भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हो। भूमध्य रेखा यानी भूमि के मध्य से गुजरने वाली रेखा को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। और सबसे इंपॉर्टेंट काम यह करती है ये रेखा कि यह ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। इसके उत्तर वाला जो क्षेत्र है, ये जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के उत्तर वाला जो क्षेत्र है, यह तुम्हारा उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध है, यानी यह तुम्हारा नदन हेमेस्फीयर है। और इसके दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, यह तुम्हारा सदन हेमेस्फीयर यानी तुम्हारा यह दक्षिणी गोलार्ध है। उसके बाद में अगर आप लोग भारत की स्थिति को इस भूमध्य रेखा के संदर्भ से देखते हो, तो आपका जो भारत है यह तुम्हारा भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, भूमध्य रेखा के या फिर 0 डिग्री अक्षांश रेखा के भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत हमारा अक्षांशों के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ध्यान रख लेना। और उसके बाद में जो सेकंड जो स्थिति आती है, तो देखिए मेरे मित्रों, यहां से एक रेखा गुजरती है जिसे आप लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हो। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को या फिर ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। इसके पश्चिम वाला जो क्षेत्र है, ये जो तुम्हारी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पश्चिम वाला जो क्षेत्र है यह कहलाता है बेटा तुम्हारा पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? पश्चिमी गोलार्ध, यानी ये तुम्हारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इसके जो पूरब वाला जो क्षेत्र है यह कहलाता है बेटा तुम्हारा पूर्वी गोलार्ध। ये दोस्तों आपका पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध यानी ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और अगर भारत की स्थिति अगर इस 0 डिग्री देशांतर रेखा, ये जो आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके आधार पर अगर भारत की स्थिति को देखा जाता है, तो हमारा जो भारत है इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के वो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, यानी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर विश्व के संदर्भ में अगर हमारे भारत की स्थिति देखी जाती है, तो मेरे मित्रों 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसके उत्तरी गोलार्ध में और 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी गोलार्ध में। तो विश्व के संदर्भ में हमारे भारत को उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि आप लोग ग्लोब के आधार पर भी देख सकते हो। जैसा कि दोस्तों ये हमारा ग्लोब है और ग्लोब के मध्य से, इधर देखिए, ग्लोब के मध्य से, देखिए दोस्तों, ग्लोब के मध्य से जो रेखा गुजरती है, एक सेकंड बेटा, ग्लोब के मध्य से जो रेखा गुजरती है उसे आप लोग इस तरीके से, ये जो रेखा गुजरती है इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको आप लोग भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, यह भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने का कार्य करती है। इसके उत्तर वाला जो क्षेत्र है यह कहलाता है बेटा आपका उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? यह दोस्तों आपका उत्तरी गोलार्ध है। देखिए दोस्तों, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, यानी ये तुम्हारा नदन हेमिस्फीयर है। और इसके दक्षिण वाला जो क्षेत्र है यह कहलाता है तुम्हारा दक्षिणी, ये तुम्हारा सदर्न हेमिस्फीयर है, यह बेटा आपका दक्षिणी गोलार्ध है। क्लियर? और अगर भारत की स्थिति इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के आधार पर देखी जाती है, तो अभी आप लोगों ने देखा था कि हमारा जो भारत है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के कौन से क्षेत्र में स्थित है? उत्तरी क्षेत्र में। तो यहाँ जो उत्तर वाला जो क्षेत्र है ये तुम्हारा उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो यहाँ देखिए आपके जो भारत की स्थिति है, भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है और उस रेखा का नाम है दोस्तों कर्क। ये देखिए, ये तुम्हारे भारत की स्थिति है। क्लियर? तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध यानी
नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में आता है। और उसके बाद में यहाँ से एक रेखा और गुजरती है जिसे आप लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हो। ये बेटा आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्लियर। और 0 डिग्री देशांतर रेखा के हमारा जो भारत है यह कौन से गोलार्ध में स्थित है? यह आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को कितने भागों में विभाजित करती है? 2। इसके पश्चिम क्षेत्र है, यह कौन सा गोलार्ध कहलाता है? पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध मेरे मित्रों? पश्चिमी गोलार्ध। और इसके पूरब वाला जो क्षेत्र है यह क्या कहलाता है दोस्तों? पूर्वी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध? ये दोस्तों आपका पूर्वी गोलार्ध। क्लियर। तो देखिए आप लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा के हमारा जो भारत है, देखिए ये जो तुम्हारी दिशा आती है यह कौन सी दिशा आती है तुम्हारी? उत्तर और पूरब। ये कौन सी आती है बेटा आपकी? और उसके बाद में ये जो आपकी दिशा आती है वो कौन सी दिशा आती है बेटा? दक्षिण पश्चिम। और यह जो दिशा आती है यह कौन सी दिशा आती है बेटा आपकी? उत्तर और ये पश्चिम। क्लियर। अगर भारत की स्थिति को अगर यहां देखा जाता है ग्लोब पर, तो भारत आपका इस तरीके से उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ग्लोब पर यानी विश्व के संदर्भ में जब मेरे मित्रों हम भारत की स्थिति का चित्रण करते हैं या फिर अध्ययन करते हैं, तो विश्व के संदर्भ में हमारा जो भारत है वो प्रमुख रूप से उत्तरी गोलार्ध में सम्मिलित किया जाता है। तो ये तो स्थिति हो जाती है हमारे भारत की विश्व के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? विश्व के संदर्भ में। और अगला चलते हैं, अगला देखिए सेकंड जो स्थिति थी वो थी आपकी एशिया के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? एशिया के संदर्भ में। तो देखिए दोस्तों यह हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है यानी एशिया महाद्वीप है। और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अगर भारत की स्थिति को देखा जाए, ये तुम्हारा कॉन्टिनेंट है एशिया। और एशिया महाद्वीप के संदर्भ में अगर हमारे भारत की स्थिति को अगर देखा जाए, तो हमारा भारत देखिए यहाँ कौन कौन से देश हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ रसिया दिख रहा है, यहाँ आपका मंगोलिया दिख रहा है, यहाँ आपका कजाकिस्तान है, ये तुम्हारा यहाँ एशिया नेपाल है, ये पूरा चाइना है। और यहाँ दिख रही है ये तुम्हारे इंडिया की दिख रही है, यानी एशिया के दक्षिण में अगर देखा जाता है, यहाँ एशिया की जो दिशा है ये नॉर्थ है, और ये जो दिशा है ये कौन सी है बेटा आपकी? साउथ। और यह जो दिशा है यह कौन सी दिशा है बेटा आपकी? वेस्ट। और यह कौन सी दिशा है दोस्तों आपकी? ईस्ट। तो देखिए हमारे भारत की जो स्थिति है वो एशिया के संदर्भ में वो दक्षिण में है। तो एशिया के संदर्भ में यानी एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम जो आते हैं वो प्रमुख रूप से दक्षिण में आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, एशिया के संदर्भ में क्वेश्चन कैसे बनता है कि भारत की स्थिति एशिया के संदर्भ में कौन सी दिशा में स्थित है? तो भारत एशिया के संदर्भ में मेरे मित्रों कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण में स्थित है। कौन सी दिशा में है बेटा? दक्षिण में स्थित है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, भारत एशिया के संदर्भ में दक्षिण में स्थित है। क्लियर। और उसके बाद में जो थर्ड जो स्थिति आती है वो कौन सी आती है? थर्ड जो स्थिति आती है वो आती है आपकी उपमहाद्वीप के आधार पर, यानी सब कॉन्टिनेंट। उपमहाद्वीप के आधार पर भारत एक उपमहाद्वीप है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत, उसके बाद में पूरब में पूर्वांचल की पहाड़ियां, और उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत, और दक्षिण में हिंद महासागर से सीमांकित भौगोलिक इकाई को भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, जिसके अंतर्गत भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, उसके बाद में बांग्लादेश, उसके बाद में श्रीलंका, और एक यहां देश आता है और उस देश का नाम है मेरे मित्रों मालदीव। इन देशों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए उपमहाद्वीप में एक तो हो जाता है हमारा हिंदुस्तान यानी इंडिया, और सेकंड हो जाता है भारत से अलग हुआ बेवड़ा पाकिस्तान, और तीसरा है आपका यहाँ बांग्लादेश, और चौथा है बेटा आपका यहाँ नेपाल, और पांचवा है बेटा आपका भूटान, और छठवा है आपका यहाँ देखिए छठवा है दोस्तों आपका यहाँ ये आपका श्रीलंका है। देखिए ये आपका यहाँ श्रीलंका है, और ये आपका जो देश है यहाँ ये थोड़ा सा ये आपका मालदीव है। तो उपमहाद्वीप के अंतर्गत जो आपके देश सम्मिलित किए जाते हैं तो वो कौन कौन से देश हैं? तो देखिए मेरे मित्रों उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में
यहां पहला आता है दोस्तों आपका भारत, और भारत के साथ में सेकंड आता है दोस्तों आपका पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद में जो देश आता है वो आता है दोस्तों आपका बांग्लादेश, और बांग्ला जो देश आता है वो कौन सा आता है, नेपाल, और नेपाल के बाद में जो देश आता है वो कौन सा आता है बेटा आपका भूटान, और भूटान के बाद में बेटा श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद में जो देश आता है वो आता है बेटा आपका मालदीव। तो वर्तमान में भारतीय उपमहाद्वीप में जो देश सम्मिलित किए जाते हैं वो कितने किए जाते हैं आपके साथ, पहला है बेटा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव। ये जो देश हैं ये, अच्छा श्रीलंकी हो गया, कोई बात नहीं बेटा, ये साहब क्लियर। ये वर्तमान में आपके 7 देश हैं दोस्तों जो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित किए जाते हैं। क्लियर दोस्तों, तो ये हमारे भारत की स्थिति है। सीधी बात बेटाओ, बिल्कुल नो बकवास, आपका कंटेंट वो रहेगा जो एग्जाम के पर्पज से हो। तो पहली जो भारत की जो स्थिति थी वो विश्व के संदर्भ में थी, और जो सेकंड जो स्थिति थी मेरे मित्रों वो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में थी, और जो तीसरी स्थिति थी वो भारतीय उपमहाद्वीप के आधार पर थी, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देशों को सम्मिलित किया जाता है। तो दोस्तों ये भारत की स्थिति कंप्लीट हो जाती है। अगर इससे पहले अगर बात करें स्थिति विस्तार से, अगर पहले की अगर बात की जाती है तो इससे पहले आता है आपका परिचय, यानी भारत का नामकरण, और भारत का नामकरण आपका होना बेहद जरूरी है। तो लेकर चलते हैं दोस्तों आपको आपके भारत के परिचय की ओर। तो देखिए दोस्तों आपके भारत का नामकरण, देखिए मेरे मित्रों भारत का परिचय यानी भारत का नामकरण। देखिए दोस्तों आज जिस भूभाग को भारत के नाम से आप लोग जानते हो उस भूभाग का नाम भारत कैसे पड़ा, भारत नाम का संदर्भ कहां से लिया गया, और इस नाम का उल्लेख कहां कहां से मिलता है। तो दोस्तों आपको ज्ञात ही होगा कि प्राचीन समय में भारत को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। जैसा कि आपको ज्ञात ही होगा, आर्यवर्त आप लोगों ने सुना होगा, भारतवर्ष आप लोगों ने सुना होगा, उसके बाद में हिंदुस्तान या फिर इंडिया या फिर जम्मू द्वीप, भारत के विभिन्न नाम हैं। तो देखिए दोस्तों हम लोग लेकर चलते हैं आपको आपके भारत के परिचय की ओर कि ये नाम आए कहां से थे, किसके आधार पर रखे गए, किसके नाम पर रखे गए। तो देखिए मेरे मित्रों परिचय के आधार पर जो नाम है वो कौन कौन से नाम है आपके। तो देखो दोस्तों सबसे जो प्राचीन जो भारत का नाम आता है वो आता है बेटा आपका आर्यावर्त। ये भारत का सबसे प्राचीन नाम है आर्यावर्त। और उसके बाद में जो सेकंड नाम आता है वो आता है मेरे मित्रों भारतवर्ष। कौन सा आता है मेरे मित्रों, भारतवर्ष। और उसके बाद में जो नाम आता है वो आता है आपका जम्बूद्वीप। कौन सा नाम है बेटा, जम्बूद्वीप। और उसके बाद में जो नाम आता है वो कौन सा आता है बेटा आपका हिंदुस्तान। और उसके बाद में एक और नाम आता है जिसका नाम है बेटा इंडिया, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ तुम्हारा इंडिया के अंतर्गत जो परिचय है भारत का, उसके अंतर्गत जो तुम्हारे नाम है वो इस प्रकार से है। पहला है बेटा आपका आर्यावर्त, दूसरा है बेटा भारतवर्ष, तीसरा है जम्बूद्वीप, और उसके बाद में हिंदुस्तान, और उसके बाद में इंडिया। ये नाम है भारत के। इन नामों से प्राचीन समय में पुकारा जाता था। अगर आज की बात करें, अगर वर्तमान समय की बात करें, तो भारत के केवल 2 संवैधानिक नाम हैं जिन्हें आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। एक तो है आपका इंडिया और दूसरा है आपका भारत। इंडिया दैट इज भारत, ये केवल 2 नाम है, यानी वैश्विक स्तर पर हमें केवल 2 नामों से पहचाना जाता है, इंडिया और भारत। वर्तमान में, पहले तो ये तुम्हारे नाम हुआ करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों मैं लेकर चलता हूं आपको सबसे पहले नाम की ओर। तो देखिए मेरे मित्रों सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है आपका आर्यवर्त। देखिए मेरे मित्रों सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है आपका मेरे मित्रों आर्यवर्त। और ये जो आर्यवर्त जो नाम है ये किसके आधार पर रखा गया, किसके द्वारा दिया गया। तो देखिए आर्यवर्त जो नाम दिया गया वो आर्यों के द्वारा दिया गया, यानी आर्यों के द्वारा। आर्य जो थे, आर्यों के नाम पर हमारे समस्त भूभाग को आर्यवर्त के नाम से जाना गया। दोस्तों आर्य हमारे हम एक मैप बना लेते हैं भारत का। देखो दोस्तों
ये हमारे भारत का मैप है। देखो दोस्तों, ये हमारे भारत का मैप है और भारत के उत्तर से होकर के एक नदी प्रवाहित होती है और उस नदी का नाम है मेरे मित्रों सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और सिंधु नदी को देखिए कहते हैं कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का जो विकास माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता से माना जाता है। तो यहाँ एक सभ्यता का निवास हुआ करता था और उस सभ्यता का नाम था बेटा सिंधु सभ्यता। यानी सिंधु नदी के आसपास में जो सभ्यता तुम्हारी विकसित थी वो कौन सी थी? सिंधु सभ्यता। और जो आर्यावर्त जो नाम रखा गया वो प्रमुख रूप से आर्यों के द्वारा रखा गया। तो कैसे रखा गया वो देख लीजिए। आर्य ऐसा माना जाता है आर्यों के संदर्भ में, कुछ विद्वान कहते हैं दोस्तों कि आर्य एक विदेशी जाति थी और जबकि कुछ विद्वानों का मत यह है कि आर्य भारतीय मूल के निवासी थे। तो देखिए, एक तुम्हारे विद्वान थे और उनका नाम था मेरे मित्रों मैक्स मूलर, जिनका सर्वाधिक जो मत है वो मान्यता प्राप्त है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर के अनुसार जो आर्य थे इनका जो आगमन था भारत में, इनका आगमन बेटा मध्य एशिया से था। कहां से था? मध्य एशिया। मध्य एशिया यानी आज वर्तमान में जो आपका कजाकिस्तान या फिर ताजिकिस्तान या उज्बेकिस्तान जो वर्तमान में तुम्हारे देश हैं, ये मध्य एशिया के देश हैं। और वर्तमान की स्थिति को देखा जाए तो ये तुम्हारी मुस्लिम कंट्री हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं लगता कि आर्य जो थे वो तुम्हारे हिंदू थे, कि यहाँ पहले हिंदू रहे होंगे। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि ये मैक्स मूलर के अनुसार मध्य एशिया से आए थे। तो देखिए, मध्य एशिया से आए थे तो मध्य एशिया से आकर यानी इधर वाले क्षेत्र से, ये तुम्हारा इधर मध्य एशिया पड़ता है, हमारा जो भारत है यह आपका दक्षिण एशिया में स्थित है। और दक्षिण एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ आपका इधर मध्य एशिया वाला क्षेत्र है और मध्य एशिया से आपके भारत में प्रवेश करते हैं इस तरीके से। और जब ये भारत में प्रवेश से पहले इनके द्वारा अपना जो निवास स्थान बनाया गया वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को बनाया गया। यानी इनका कहना है कि आर्यों के द्वारा सिंधु सभ्यता पर आक्रमण किया गया और आक्रमण करके सिंधु सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। और आपको पता ही होगा कि जो सिंधु सभ्यता थी इसके जो निवासी थे वो द्रविड़ थे। और ऐसा माना भी जाता है, कई विद्वान कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे तो आर्यों के द्वारा जब इन पर आक्रमण किया गया तो ये दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए, इसलिए दक्षिण भारत को द्रविड़ भारत के नाम से भी जाना जाता है। कोई इश्यू नहीं है, अपना तो नाम निकल के आना चाहिए। तो आर्यों के द्वारा भारत में जो अपना निवास स्थान बनाया गया वो सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को बनाया गया, यानी उत्तर भारत को बनाया गया। और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को दोस्तों क्या बोला जाता है? तो दोस्तों इस क्षेत्र को बोला जाता है सप्त सैंधव प्रदेश। ये आपका सप्त सैंधव प्रदेश था। सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है ये तुम्हारा सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है। जैसे 7 नदियों की भूमि कहते हैं, 7 नदियां, जैसे कि सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, और एक नदी और है जिसका नाम है वर्तमान में जो विलुप्त है, जिसका नाम है सरस्वती। सरस्वती जो नदी है वो अपने केवल उद्गम स्थान पर ही दिखाई देती है, उसके बाद में यह पाताल में चली जाती है यानी विलुप्त हो जाती है। तो यह सप्त सैंधव प्रदेश जो है ये सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र है और आर्यों के द्वारा इसको अपना निवास स्थान बनाया गया। और आर्यों के उत्तर भारत में बसने के कारण समस्त भूभाग को आर्यावर्त के नाम से जाना गया। यानी आर्य के द्वारा यहाँ जो क्षेत्र था इसको निवास स्थान बनाया और इसी क्षेत्र में बसने के कारण समस्त भूभाग को आर्यावर्त के नाम से जाना गया। तो ये तो होता है दोस्तों आपका जो नाम है वो आर्यावर्त। क्लियर? और आप लोग अगर इतिहास के विषय पर, अगर इतिहास के विषय की अगर हम लोग बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि आर्यों के द्वारा जो रचना की गई, तो इनकी जो रचना थी वो क्या थे बेटा? कारण वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वैदिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और आपको पता है कि वेद कितने हैं बेटा आपके? 4। पहला कौन सा है?
ऋग्वेद। पहला कौन सा वेद है आपका? ऋग्वेद। और दूसरा कौन सा है बेटा आपका? यजुर्वेद। और उसके बाद में जो तुम्हारा वेद माना जाता है वो कौन सा है बेटा? तुम्हारा अर्थवेद। ये तुम्हारा अर्थवेद है। और इसके बाद में एक वेद और है जिसका नाम है, जो चौथा वेद है वो है बेटा आपका सामवेद। ये तुम्हारे चार वेद हैं जो आर्यों के द्वारा लिखे गए। और जो सबसे जो प्राचीन जो वेद है वो कौन सा वेद है आपका बेटा? ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। और ऐसा माना भी जाता है कि ऋग्वेद में हमारे समस्त भूभाग के लिए आर्यावर्त शब्द का प्रयोग किया गया। यानी आर्यों के द्वारा हमारे समस्त भूभाग को आर्यावर्त के नाम से जाना गया। और उसके बाद में अगर और भी आप देखना चाहते हो, के दो महाकाव्य हैं जिन्हें आप लोग रामायण और महाभारत के नाम से जानते हो। आर्यों का जो समाज था वो प्रमुख रूप से चार वर्णों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। यानी ब्राह्मण जो समाज को वर्तमान में पहले सही दिशा निर्देश यानी पढ़ने पढ़ाने का कार्य, और क्षत्रिय यानी इन जो तुम्हारे तीनों जो वर्ण थे इनकी रक्षा, और वैश्य का अर्थ था कि व्यापार करना, और शूद्र जो था यानी इन सभी की सेवा करे। तो ये तुम्हारे चार वर्ण थे जो प्रमुख रूप से वैदिक काल के थे। और अगर वैदिक काल की अगर बात करें तो वैदिक काल का प्रमुख देवता था आपका इंद्र। और वैदिक काल का अगर प्रिय अगर पशु की बात की जाती है तो प्रिय पशु तो तुम्हारा घोड़ा था। और अगर पूजनीय पशु की बात की जाती है तो पूजनीय पशु आपकी गाय थी। तो ये तुम्हारा जो नाम है ये आर्यों के द्वारा दिया गया। उसके बाद में जो सेकंड जो नाम आता है वो कौन सा आता है मेरे मित्रों? तो सेकंड नाम आता है आपका, वो देखिए, यह है दोस्तों आपका भारतवर्ष। यह भारत का सबसे प्राचीन नाम है, भारतवर्ष। और ऐसा कहा जाता है कि भारतवर्ष जो भारत का नाम पड़ा वो किसके नाम पर पड़ा दोस्तों? भरत के नाम पर। राजा भरत हुआ करते थे। राजा भरत के नाम पर समस्त भूभाग को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। अगर और भी देखा जाता है तो तुम्हारी महाभारत है, और महाभारत में एक राजा है। महाभारत में एक राजा है दोस्तों जिनका नाम है दुष्यंत, और इनकी रानी है जिसका नाम है शकुंतला। दुष्यंत एवं शकुंतला का पुत्र हुआ करता था और उसका नाम था मेरे मित्रों भरत। और भरत के नाम पर देखिए, भरत के नाम पर समस्त भूभाग को, देखो दोस्तों, भरत के नाम पर समस्त भूभाग को किस नाम से जाना गया? भारतवर्ष। किस नाम से? भारतवर्ष। और उसके बाद में अगर देखा जाता है तो इस नाम का जो उल्लेख मिलता है वो कौन से पुराण से मिलता है? विष्णु पुराण से। कौन से पुराण से? विष्णु पुराण से। और भारत में अगर उल्लेख मिलता है तो भारत में अगर जाते हो तो भारत में एक राज्य है और उस राज्य का नाम है बेटा उड़ीसा। और उड़ीसा में एक स्थान है जिसका नाम है कलिंग। और कलिंग से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसका नाम था बेटा हाथी गुफा अभिलेख। ये हाथी गुफा अभिलेख है। और हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा, हाथी गुफा अभिलेख से भारत जो वर्ष जो नाम है आपका वहां से उल्लेख मिलता है। यह हाथी गुफा जो अभिलेख है ये आपका कलिंग से मिला था। और कलिंग कहाँ है तुम्हारा? वर्तमान में उड़ीसा में। और एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था बेटा खारवेल। खारवेल साम्राज्य से यह तुम्हारा इस तरीके से भारतवर्ष नाम का उल्लेख मिलता है जहां से तुम्हारा हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त हुआ था। और उसके बाद में जो आपका थर्ड जो नाम आता है, आता है मेरे मित्रों हिंदुस्तान। अगला जो नाम आता है वो नाम आता है दोस्तों हिंदुस्तान। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जो दोस्तों आपको नाम दिया गया था, ये नाम दिया गया था मेरे मित्रों किसके नाम, किसके द्वारा दिया गया था? ये तुम्हारा ईरानियों के द्वारा नाम दिया गया था। ईरानियों के द्वारा समस्त भूभाग को हिंदुस्तान के नाम से जाना गया। यानी देखो, ये हमारा भारत है, क्लियर? ये हमारा भारत है। और भारत के उत्तर से होकर के एक नदी प्रवाहित होती है और इस नदी का नाम है सिंधु नदी। देखिए, और यहां जो तुम्हारा देश है, यहां जो देश है ये तुम्हारा पाकिस्तान है। इसके उत्तर में जो क्षेत्र है ये तुम्हारा, थोड़ा सा पाकिस्तान नीचे की ओर रह गया। यहां देखिए, देखो दोस्तों,
यहाँ जो देश है ये तुम्हारा पाकिस्तान, और यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये तुम्हारा अफगानिस्तान, और इधर जो क्षेत्र आता है वो ईरान का क्षेत्र आता है, जिसे पूर्व में पर्सिया कहा जाता था। तो ईरान से तुम्हारी एक विदेशी जाति थी जिसका नाम था ईरानी, और भारत और ईरान के मध्य में प्राचीन समय में व्यापारिक संबंध हुआ करते थे। तो यहां से जब ये ईरानी भारत की ओर प्रस्थान करते थे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि ईरानियों के द्वारा हमारे समस्त भूभाग को हिंदुस्तान नाम दिया गया, क्योंकि ईरानी जो थे, ये जो ईरानी जो थे ये से का उच्चारण किसमें करते थे मेरे मित्रों? हे में, और ध का उच्चारण किसमें करते थे दोस्तों? द में। तो इनके द्वारा सिंधु नदी को, कौन सी नदी को? सिंधु नदी को क्या बोला गया मेरे मित्रों? हिंदू नदी। क्या बोला गया दोस्तों? हिंदू नदी। और समस्त भूभाग को, समस्त भूभाग को क्या बोला गया दोस्तों? हिंदुस्तान। क्या बोला गया मेरे मित्रों? हिंदुस्तान। तो ये जो हिंदुस्तान नाम दिया गया है यह आपका ईरानियों के द्वारा दिया गया है, क्योंकि ईरानी जो थे वो से का है में उच्चारण करते थे और थे का दे में उच्चारण करते थे। तो इनके द्वारा सिंधु नदी को हिंदू नदी और समस्त भूभाग को हिंदुस्तान। और कुछ धारणाएं ऐसी भी हैं दोस्तों, देखिए यहाँ एक पर्वत है और उस पर्वत का नाम है हिंदुकुश पर्वत। देखिए ये तुम्हारा हिंदुकुश पर्वत है, और हिंदुकुश पर्वत के नाम पर समस्त भूभाग को हिंदू, और हिंदू के बाद में धीरे धीरे ये पूरा भाग हो गया। और उसके बाद में जो तुम्हारा अगला जो नाम आता है वो अगला नाम आता है दोस्तों आपका इंडिया। देखिए दोस्तों ये जो अगला नाम आता है ये इंडिया आता है, और ये जो शब्द है पहले तो ये बता दूं मैं, यह प्रमुख रूप से यूनानी भाषा का शब्द है। यानी यूनानियों के द्वारा, यानी अंग्रेजों के द्वारा हमारे समस्त भूभाग को किस नाम से जाना गया? इंडिया। यानी इनके द्वारा सिंधु नदी को, कौन सी नदी को? सिंधु नदी को, जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी को क्या बोला गया दोस्तों? इंडस। क्या बोला गया? इंडस। और समस्त भूभाग को क्या बोला गया? इंडिया। क्या बोला गया मेरे मित्रों? इंडिया। तो ये तुम्हारा जो इंडिया नाम है ये यूनानियों के द्वारा दिया गया है। और अगर बात की जाती है तो देखिए अगला जो नाम आता है, तो अगला नाम आपका भारतीय संविधान। तो तुम्हारा जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हो जाता है तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत परिचय के आधार पर, यानी डायरेक्ट आजाद होने के बाद में ही, देखिए इंडिया के बाद में 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान भारत पर लागू हो गया, भारत का कानून जब भारत पर लागू हो गया, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में उल्लेखित आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 के अंतर्गत, 1 के अंतर्गत परिचय के आधार पर सभी राज्यों को अपने अपने नाम दिए गए। और भारतीय संविधान में कितने नाम उल्लेखित कर लिए गए? भारत के 2। पहला कौन सा नाम है आपका? क्या? और जो सेकंड नाम कौन सा नाम है आपका? भारत। कौन सा नाम है? भारत। इंडिया, दैट इज भारत। ये आपके केवल 2 नाम है हमारे संविधान में। यानी वैश्विक स्तर पर हमें जो जाना जाता है वो केवल इन 2 नामों से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों आर्यवर्त नाम से लेकर के इंडिया बहुत संघर्ष की कहानी रही है, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं होता है तो आपको पता ही क्या होता है। वो कहते भी है ना कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में समझो बड़ा अभागा होगा, कि युद्ध नहीं जिसके जीवन में समझो बड़ा अभागा होगा, और या फिर प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागा होगा। अगर जिसके जीवन में संघर्ष है तो उसने या तो फिर मैदान छोड़ ही दिया है या फिर अपने प्रण को तोड़ ही दिया है। तो दोस्तों जब आप लोग इस मैदान में उतर ही गए हो तो सफलता प्राप्त करके ही जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने उद्देश्यों की पूर्ति करके जाएं। तो मेरे मित्रों ये भारत का परिचय था। जैसा कि आप लोगों को पहले देखा था कि जो भारत का पहला नाम था वो आर्यवर्त था, यानी आर्यों के द्वारा समस्त भूभाग को आर्यवर्त के नाम से जाना गया। और उसके बाद में तुम्हारा भारतवर्ष था, और भारत यानी राजा भरत के नाम पर समस्त भूभाग को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। आर्यों का जब साम्राज्य स्थापित हो गया तो साम्राज्य स्थापित होने के बाद में समस्त भूभाग को आर्यवर्त के नाम से ही जाना गया, चाहे वो भारतीय मूल के निवासी हो, चाहे आपके विदेशों के निवासी हो, चाहे विदेशी जाति हो, लेकिन भारत में अपना साम्राज्य स्थापित उन्होंने कर लिया था। और तुम्हें पता है कि साम्राज्य स्थापित करने में बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, लेकिन जब साम्राज्य स्थापित हो जाता है तो उसके राजा स्वयं ही होते हैं। वो कहते हैं ना कि
हमें तो अपना हुनर मालूम है, हमें तो अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना। तो आज की क्लास में आप लोगों ने भारत की स्थिति और भारत के पर्चे को कंप्लीट कर लिया है। तो अगली स्थिति, अगले वीडियो में हम लोग आपको धमाके तरीके से इसी तरीके से वीडियो देते रहेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।